हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th का अलजेब्रा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए पहले हम यह जानकारी हासिल करते हैं कि वर्ग समीकरण होता क्या है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स। आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। उसी प्रकार से हम उन्हें उनके चरांकों के घातांकों के आधार पर भी उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है एक रेखीय बहुपद। इस प्रकार के बहुपद जिसमें ये जो चरांक है इसका घात 1 होता है। यहाँ घात कितना है? 1। इसलिए ये रेखीय बहुपद है। दूसरा बहुपद आपने पढ़ा है वर्गीय बहुपद। इस प्रकार का बहुपद पर आपने पढ़ा है x² + 5, x² - 3, x² + 2x + 3। इस प्रकार का बहुपद वर्गीय बहुपद कहलाता है, जिसमें चरांक का घात कितना होता है? 2। सबसे बड़ा घात 2 होता है। इस प्रकार के बहुपद को हम वर्गीय बहुपद कहते हैं। ये जो वर्गीय बहुपद है, इसका मान अगर 0 हो गया तो वह बन जाता है वर्ग समीकरण। इस प्रकार से जैसे x² + 2x + 3 = 0। मैंने ये जो बहुपद लिखा था इसका मान कितना लिख दिया मैंने? ये बहुपद बराबर है 0। तो ये क्या बन गया? समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण बन गया। ये जो वर्ग समीकरण होता है ये हम अपने दैनिक जीवन में कई जगह यूज़ करते हैं। आप बोलते हो कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वर्ग समीकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं इस वर्ग समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। रमेश ने ठीक है बच्चों, रमेश ने 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार भूखंड खरीदा। परंतु इसमें रमेश को इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो नहीं मालूम। परंतु उसे ये मालूम है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। ठीक है, उसे ये मालूम है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो वो लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करेगा? उसे ये मालूम है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो उसने मान लिया कि चौड़ाई x है। माना भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितना है? x मीटर। चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए फिर? इसलिए लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 10 मीटर अधिक। चौड़ाई हमने x माना है और इससे 10 मीटर अधिक, मतलब x तो ये हो गया चौड़ाई और उससे 10 अधिक मतलब उसमें हमने 10 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा लंबाई। x धन 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई। अब वो जो भूखंड उसने खरीदा है उसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग मीटर। तो वो क्या करेगा कि, और भूखंड का आकार कैसा है? आयताकार। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह आयत का क्षेत्रफल है, और हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम एक समीकरण बनाएंगे
उसके आधार पर लिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें मालूम है 200 वर्ग मीटर और लंबाई हमने वहाँ पे लिया x-10 और चौड़ाई हमने कितना माना था x। तो ये बन गया समीकरण। अब इसको और आगे अगर हम हल करेंगे तो 200 बराबर x का गुणा इस कोष्टक में होगा x² धन 10x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² धन 10x बराबर 200। ठीक है, x² धन 10x बराबर 200। अब हम इस वर्ग समीकरण को अगर हम आगे हल करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा कि x कितना है, और जब x का मान मिल जाएगा तो हमें आयताकार भूखंड की चौड़ाई मालूम पड़ जाएगी और उसके आधार पर फिर लंबाई भी मालूम पड़ जाएगी। इस प्रकार के वर्ग समीकरण को हम कैसे हल करते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। तो देखा आपने कि हमारे दैनिक जीवन में भी इस वर्ग समीकरण का महत्व है। जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं, आपको पता है कि फ्लैट का जो भाव होता है वह स्क्वायर फुट के आधार पे होता है, वर्ग फुट के आधार पे होता है, बराबर। तो उसके आधार पे हम उस फ्लैट का मान निकालते हैं। समझ में आया? ये जो वर्ग समीकरण है इसका मानक स्वरूप क्या होता है हम उस बारे में देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण लिखा x² प्लस 5 बराबर 0, x² प्लस 5x बराबर 0 और x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। हम अलग अलग तरीके से वर्ग समीकरण को लिख सकते हैं। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना रहता है कि जो उसमें चरांक उपयोग किया गया है, एक चरांक का, उसका जो घात होना चाहिए सबसे बड़ा वो 2 होना चाहिए। उस प्रकार का जो समीकरण होगा वो वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चरांक हमने यूज़ किया है वहाँ पे x का जो घात है वो 2 है। यहाँ पे भी x का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। यहाँ पे x का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तो ये सब वर्ग समीकरण है, लेकिन इसका एक मानक स्वरूप होता है जिसे हम इस स्वरूप में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक स्वरूप है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें ये जो a b c है, a b c, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। और यहाँ पर ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। a का मतलब ये जो x² का गुणांक a है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया तो ये जो वर्ग वाला पद है ये निकल जाएगा। अगर एक ही जगह पे 0 आ गया तो ये पद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये जो वर्ग वाला पद है ये निकल जाएगा, तो वो वर्ग समीकरण रह जाएगा क्या? फिर नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो x² होता है उसका गुणांक हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मानक स्वरूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे इसी समीकरण को लेते हैं x² धन 5 बराबर 0। तो क्या ये मानक स्वरूप में है? x² धन 5 बराबर 0, क्या ये मानक स्वरूप में है? कैसे पता चलेगा ये मानक स्वरूप में है या नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा कि मानक स्वरूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक स्वरूप है।
इसमें एक पद, दो पद और ये तीन पद। पहला पद को आप कह सकते हो वर्गीय पद यानी वर्ग वाला पद, बराबर। दूसरे पद को आप कह सकते हो रेखीय पद जिसमें x का घात 1 है, या x वाला पद। x की जगह पे कोई दूसरा भी चरांक हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे y चरांक हमने उपयोग किया तो ये क्या हो जाएगा, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो जो वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप होता है उसमें ये तीनों पद दिखाई देने चाहिए। जैसे x² का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और ये जो c है वो अचरांक है। समझ में आया? ये वर्ग x का घात यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है x का घात 1, और यहाँ पर भी x है लेकिन उसका घात कितना है 0, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x है क्या, नहीं, लेकिन उसको हम ऐसा लिख सकते हैं इसके घाते 0 बराबर 0, ठीक है। अगर x से घाते 0, आपको पता है कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर x का घात 0 है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो x के घात 0 न लिखकर हम क्या लिखते हैं 1, और किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो वही आएगा c। तो c का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा c। इसीलिए हम यहाँ पे x वगैरह न लिखते हुए सीधे सीधे क्या लिखते हैं c। तो ये मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप में तीनों पद दिखाई देने चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ग समीकरण है, क्या यहाँ पर तीनों पद दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसीलिए यह मानक स्वरूप में नहीं है। इसे हम मानक स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले कौन सा पद होना चाहिए, वर्ग वाला पद। तो पहले ये वर्ग वाला पद है ही यहाँ पर, वो सबसे पहले लिखेंगे x², ठीक है। फिर दूसरा जो उसके आगे है प्लस। अब वर्ग वाले पद के बाद कौन सा पद आना चाहिए, x वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पर तो x वाला पद कहीं है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x तो लिखेंगे क्योंकि चरांक हमारा x है, लेकिन उसका जो गुणांक है उसको हम क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब जो पद यहाँ पर नहीं होता है वो क्या होता है फिर 0, उसके जगह पर हम क्या लिखते हैं 0, ठीक है। तो x² धन 0x, ये दूसरा पद आ गया x वाला। अब तीसरा पद कौन सा है, अचरांक वाला कांस्टेंट टर्म, यानी कि प्लस 5 ये आ गया तीसरा पद, बराबर 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया मानक स्वरूप में x² प्लस 0x प्लस 5 बराबर 0। तीनों पद आ गए यहाँ पे, तो यह हमारा हो गया मानक स्वरूप। इसी प्रकार से कोई और दूसरा भी समीकरण होगा तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पद है x² प्लस 5x बराबर 0। इसको अगर हमें लिखना होगा मानक स्वरूप में तो कैसे लिखेंगे, वर्ग वाला पद यहाँ पर है ही है, उसको कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया मैंने x², फिर प्लस वर्ग वाले पद के बाद जिसका घात 1 होगा वो वाला पद आना चाहिए x वाला पद। तो वो यहाँ पर है पहले से ही है, वो भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा x² प्लस 5x धन। अब तीसरा पद यहाँ पर है क्या, तीसरा पद नहीं है, तो जो पद नहीं होता है उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। तीनों पद हो गए और फिर आगे बराबर 0 हो गया मानक स्वरूप। इस प्रकार कोई भी वर्ग समीकरण अगर आपको दिया है तो उसको हम उसके मानक स्वरूप में लिख सकते हैं। जैसे जो दूसरा समीकरण है x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, क्या ये मानक स्वरूप में है? यस, क्योंकि यहाँ पे तीनों पद क्रमानुसार दिखाई दे रहे हैं। क्रम अगर बदल गया तो हम मानक स्वरूप के क्रमानुसार उसको हम लिखेंगे, ठीक है।
वर्ग समीकरण पहचानना। कोई भी समीकरण अगर आपके सामने दिया है और आपको कहा गया कि आप पहचानो कि क्या यह वर्ग समीकरण है, तो क्या आप पहचान सकते हैं? हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा कि मानक स्वरूप क्या होता है उसका। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहाँ पे ए जो है 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ये तो मानक स्वरूप है। अगर कोई बहुपद या कोई वर्ग समीकरण आपके सामने दिया है, कोई भी समीकरण, वर्ग समीकरण नहीं, कोई भी समीकरण अगर आपके सामने दिया है और आपको पहचानना है कि वह वर्ग समीकरण है या नहीं, तो उसके लिए क्या क्या आपको देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समीकरण आपके सामने है उसमें जो चरांक का उपयोग किया गया है उसका सबसे बड़ा घात कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ समीकरण लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखा, x के घाते 3 प्लस 9 बराबर 0। फिर x के घाते 5 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इस प्रकार से ये समीकरण दिया है आपके सामने और आपको कहा गया कि पहचानो कि यह वर्ग समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस समीकरण में जितने भी पद हैं, उनका जो घात है वो सभी पूर्ण संख्या है या नहीं। पहला हमें क्या देखना है? पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए? कौन सा अंक पूर्ण संख्या होना चाहिए? चरांकों के घात, चरांकों के घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या, चरांकों के घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, बराबर। और उसमें जो सबसे बड़ा घात होना चाहिए, सब घात देखने के बाद दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2। सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, ये दो बातों पर हम ध्यान देंगे। तो जैसे ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 7 बराबर 0। पहले हम सभी घातों को देखेंगे। यहाँ पे घात कितना है? 2, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात कितना है? 1, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात कितना है? 0, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा घात, जितने भी घात हैं उसमें सबसे बड़ा घात 2 है या नहीं। तो इस समीकरण में सबसे बड़ा घात कितना है? 2। इसीलिए ये जो समीकरण हमारे सामने है यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, दूसरा, जैसे ये समीकरण दिया है एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर 0। पहले तो घात देखेंगे। तो यहाँ पे घात कितना है? 3, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात कितना है? 0, वो भी पूर्ण संख्या है। परंतु जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है? 3। इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि वर्ग समीकरण होने के लिए सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2। ओके, तो जैसे ये समीकरण दिया है, x से घाते 5 माइनस 3x धन 4x स्क्वायर धन 5 बराबर 0। यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है? 5। इसलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। ओके, एक समीकरण जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के घाते 1/2 माइनस 7 बराबर, ये जो दो समीकरण आपके सामने हैं आपको पहचानना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो दो बातों पे ध्यान देना है। पहले तो पूरा का जो पूरा घात है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे घात कितना है? 2 है। यहाँ पे जो चरांक है उसका घात कितना है? 1/2। तो क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। आपको पता है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W, यानी कि W बराबर 0 से शुरू होती है,
ये सब पूर्ण संख्या है। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो समीकरण है यह वर्ग समीकरण नहीं होगा। समझ में आया? जैसे दूसरा समीकरण दिया है x² माइनस 3x से घाते -5 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर जो घात है x का वो क्या है? -5, ऋणात्मक है। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? नहीं। -5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पे ये समीकरण लिखा मैंने x² प्लस 1/x -3 बराबर 0। अब आप घातांकों पर ध्यान दो। सबसे बड़ा घात तो 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या ध्यान देना है? सभी घातांकों के, सभी चरांकों के घात, यानी कि x का घात यहाँ पे 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का घात क्या है? 1 बटे में जो x है उसका घात कितना है? 1 जो है पूर्ण संख्या है। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? नहीं, ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो x है वो हर में चला गया ना, 1/x हो गया। अगर हम इसको मानक स्वरूप में लिखेंगे, क्या ये मानक स्वरूप में है क्या? नहीं, मानक स्वरूप में नहीं है। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे x² प्लस 1/x है, तो 1/x को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या होगा? x के घाते -1, x के घाते 1 जब अंश में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा वो? x के घाते -1 -3 बराबर 0। अब देखो वही चीज यहाँ पे x का घात कितना हो गया? -1। इसीलिए ये जो है वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि ये जो घात आया यहाँ पर -1 वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसी समीकरण को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बटे में कितना है? x। इसको अगर हम सरल करेंगे, x से अगर हम गुणा करेंगे, x से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ प्लस यहाँ x से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1। यहाँ पे x से गुणा करेंगे क्या होगा? -3x बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब x का घात कितना हो गया? सबसे बड़ा घात कितना हो गया? 3। तो यह जो है वर्ग समीकरण है क्या? नहीं। घात तो सब है, यहाँ पर पूर्ण संख्या घात है, परंतु सबसे बड़ा घात कितना हो गया? 3। इसीलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। तो समझा बच्चों? आप पहचान सकते हैं अब वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखा, x² धन 3x धन 2 बराबर 0। ये एक समीकरण लिखा मैंने, और मैंने कहा कि इस वर्ग समीकरण में x का जो मान है, ये जो चरांक है, उसका मान 1 रखो। उसका मान कितना रखो? 1। और ज्ञात करो कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो x बराबर 1 रखना है। तो ये हमारा बायां पक्ष है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, x² प्लस 3x प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसमें हम x की जगह पे कितना मान रखेंगे? 1। तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये x की जगह पे 1 आ गया, और उसका वर्ग प्लस 3 धन 2 बराबर 1 का वर्ग होता है 1, 3 एकम 3 धन 2, 1 और 3 4, 4 और 2 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया? 6। और राइट हैंड साइड में कितना मान है? 0, यानी कि दोनों साइड का जो मान है वो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया है? 6।
राइट हैंड साइड में कितना है 0। x बराबर 1 रखने पे दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे, इसीलिए हम ये कहेंगे कि x दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, x दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो यहां पे मैंने अभी कहा कि x बराबर -1 रखो। x बराबर इसमें आप कितना रखेंगे -1, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x की जगह पे कितना रखना है -1, उसका वर्ग प्लस 3 का गुणा -1 प्लस 2। ठीक है, तो -1 का वर्ग कितना होता है 1, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 धन 2। 1 में से -3 जाएगा तो 1 में से 3 घटेगा, -2 धन 2, -2 धन 2 बराबर 0। 2 में से 2 गया 0। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 0, और राइट हैंड साइड में भी कितना है 0, तो दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर -1 दिए गए वर्ग समीकरण का हल है। तो क्या समझ में आया आपको कि जब चरांक के किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो उस मान को, उस समीकरण का हल कहते हैं।